Hello friends, my name is Kapil Kumar Vasisht. I am the assistant professor in IIMT University Meerut और मैं आज यहाँ पे आया हूँ आपको एस्टिमेट कॉस्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट बताने के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता ही होगा कि एस्टिमेट कॉस्टिंग क्यों हमारी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसके बिना आप पूरा एरिया की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेसिकली आप सोचेंगे कि जितना स्ट्रक्चर हमारा ये बना हुआ है, जितना हमारे मार्बल लगे हुए हैं, जितने हमारी रोड बनी हुई है, जितने हमारे ब्रिजेस बने हुए हैं, उसके लिए एस्टिमेट कॉस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करेंगे। ओके, सी सबसे पहले अब आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा एस्टिमेशन, है ना। तो सिंपल हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं बेसिकली, और इंट्रोडक्शन में आपका क्या लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एस्टिमेशन इज अ स्टडी टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन बिगिंस। तो देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको लिखा हुआ है कि एस्टिमेट एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले हम जो क्वांटिटी इमेजिन करते हैं वो ही फाइंड करना एस्टिमेट कहलाता है। सो बेसिकली ये कहां इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको भी पता होगा कि बिना एस्टिमेट के हम कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका एक आइडिया जरूर लगाते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट। दूसरा देखिए, इट मे डिफर फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। राइट, ये बात बिल्कुल सही है। आप सबको पता है कि जो हमारी कॉस्ट है एक्चुअल और जो हमने कॉस्ट एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन से पहले करी थी, ये डिफर हो सकती है। बेसिकली वो हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग के अकॉर्डिंग करी थी, और आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि वो जो हम काम थ्योरेटिकली करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो काफी डिफरेंट होता है। सो बेसिकली प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है थोड़ी सी आपकी डिफर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एस्टिमेशन रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मटेरियल एंड कॉस्टेज एंड इन एडिशन ऑफ स्किल, नॉलेज, इनसाइट एंड कॉमन सेंस। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए एस्टिमेट इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें कंफर्म ये पता रहता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे कैसे होगा, और हमारा उसमें क्या मटेरियल लग रहा है, किस क्वालिटी का लग रहा है, ये सब हमें किसके थ्रू पता चल सकता है, एस्टिमेट के थ्रू, है ना। अब हम आगे चलते हैं। एस्टिमेट के नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हम पढ़ना चाहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, कॉस्ट estimation for a construction project is the calculation of a cost that project based on plans and specification। जो भी आपकी एस्टिमेट कॉस्ट डिसाइड होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं होती है कि आपने ड्राइंग ली, सिंपल आपने उसका कैलकुलेशन करी और उसको जो है कर दिया। इसके लिए आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको जो है ड्राइंग्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग को लेके ही जो आप ऑफिस में एस्टिमेट बनाते हो वही आपका एक एस्टिमेट कॉस्ट होती है बिफोर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, फॉर अ गुड एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क आफ्टर कंप्लीशन शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 5 to 10% फ्रॉम इट्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आप एस्टिमेट कॉस्ट करोगे और जो आफ्टर द कंप्लीशन आप जो रियल कॉस्ट निकालोगे वो डिफर हो सकती है, बट कितनी डिफर हो सकती है, 5 to 10% तक हो सकती है। ये एक आइडियल एस्टिमेट की लाइन है। अगर आपकी ये 20% से ज्यादा, 30% से ज्यादा है, सो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि वो एस्टिमेट गलत है और उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल थ्योरी है, सिंपल आपका जो है प्रैक्टिकल का वर्क रहेगा। इसमें मैं कुछ आपको इसमें मेथड्स और क्वांटिटी बताऊंगा कि हम किसी भी चीज का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं हम। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए, कोई भी काम बिना यूनिट्स के नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे माता जी बहनें सब्जी लेने के लिए जाती हैं तो कोई भी चीज की यूनिट होती है। जैसे भैया आपने 1 किलो आलू कितने का दे रखा है, तो यूनिट 1 हुई ना, नॉर्मल सी बात है। इसी तरीके से सीमेंट आपका बैग्स में आएगा। ठीक है,
प्लास्टर आपका पर मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर हम इसी दीवार के ऊपर प्लास्टर करें तो लंबाई और चौड़ाई मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली मार्बल आप फाइंड करोगे तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हर पॉइंट की आपकी यूनिट्स होती हैं, ब्रिक्स आपकी नंबर्स में होंगी, है ना। और आपके कई सारे सिविल के कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, कई सारे आइटम्स होते हैं जिनकी यूनिट डिफाइन रहती है। जैसे सिंगल यूनिट वर्क लाइक डोर्स, विंडो एक्सेट्रा इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी आपके सिंगल यूनिट लाइक डोर, विंडो, चेयर, इन सबको कोई अलग से नहीं नापा जाता, ये आपका मार्केट रेट पे रहता है और ये नंबर ऑफ द क्वांटिटी होता है। जैसे कि 6 चेयर मंगा लिया आपने, 6 डोर मंगा लिए, है ना, तो नंबर्स में हम लेते हैं इसमें यूनिट। कुछ यूनिट्स आपकी किसमें होती है, वर्क कंसिस्ट लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व लेंथ लाइक कॉर्निस, फेंसिंग, हैंडरेल एक्सेट्रा, ये सब आपका रनिंग मीटर में होता है। अगर आप किसी भी चीज का अगर लाइक कॉर्निस हो, कॉर्निस क्या होता है, आपके छत के ऊपर जो एक बाउंड्री सी रहती है सजावट के लिए, उसको ही हम कॉर्निस बोलते हैं बेसिकली। अगर हम उसकी लेंथ नापेंगे तो सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा उसको हम रनिंग मीटर में लेते हैं, उसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती बेसिकली। दूसरा आप यहां देखो फेंसिंग, हैंडरेल। हैंडरेल तो सबको पता है, जब हम सीढ़ी पर चलते हैं तो साइड में आपका सपोर्ट के लिए हैंड पे लगा रहता है, हैंड के लिए लगा रहता है एक रेल, उसको ही हम हैंडरेल बोलते हैं। सो बेसिकली उसको भी जब हम उसका पेमेंट करेंगे तो उसका भी रनिंग मीटर में ही करते हैं, ठीक है। तीसरी देखो, वर्क कंसिस्ट एरियल सरफेस मेजरमेंट लाइक प्लास्टरिंग, व्हाइट वॉशिंग, पार्टीशन ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस एक्सेट्रा। जैसे मैंने बताया, जो काम सरफेस एरिया पे होता है, जैसे दीवारों पे प्लास्टर, पेंटिंग, फर्श पे मार्बल, इन सबको हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के ऊपर काम होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हम किस में फाइंड करेंगे, मीटर स्क्वायर में। कुछ आपकी क्वांटिटी किस में होती है, क्यूबिक मीटर में, लाइक सीमेंट, कंक्रीट, मैसनरी, है ना। जब भी आप कोई मैसनरी इन द सेंस ब्रिक वर्क, जैसे भी आपने घर की जो चारों तरफ दीवार बनाई है तो उसको हम किस में नापेंगे, उसको हम नापेंगे मीटर क्यूब में, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ओके। इसी तरीके से कंक्रीट जो हमारी छत के ऊपर डाली जाती है बेसिकली, है ना। आपको पता है ये जो हमारा छत रहता है इसको हम इंग्लिश में सिविल की भाषा में क्या बोलते हैं, कई लोग सोचते होंगे कि ये स्लैब है, छत लेंटर है ना। सो बेसिकली ये लेंटर नहीं स्लैब होता है। क्या होता है, स्लैब। तो किसी भी टेक्निकल चीज के लिए आपको सिविल के हर वर्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो आज हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए आप, नीड ऑफ एस्टिमेट एंड कोस्टिंग। तो आप लोगों को यह पता रहेगा कि इसकी नीड हमारे लिए कहां कहां होती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इट हेल्प टू वर्क आउट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू डिसाइड इट्स फिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट एंड टू इंश्योर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया कि एस्टिमेट का यूज वहां किया जाता है जहां पे आपको पूरा एक आइडिया लगाना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना पैसा भैया खर्च हो जाएगा। अगर हमें ये चीज नहीं पता चलेगी तो हम अगर बिना एस्टिमेट के, बिना ही हम तो हथियार लेके मैदान में घुस जाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कितना नुकसान हो गया। सो बेसिकली आपको एक एस्टिमेट करना पड़ेगा, तभी आप एक आइडिया लेके एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या कुछ भी वर्क जो सिविल से रिलेटेड है वो बना सकते हो। सो एस्टिमेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। दूसरा पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल मटेरियल सच एज सीमेंट एंड स्टील कैन बी एस्टिमेटेड। देखिए, अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसमें आपको एस्टिमेट में कई सारी चीज फाइंड करोगे, जैसे सीमेंट कितना लग गया, ब्रिक्स कितनी लग गई, स्टील कितना लग गया। अगर ये चीज ही नहीं पता होगी तो हमें तो यही नहीं पता रहेगा कि साइट में हमें कितना यूज करना है ना। सो आप इस बर्बादी से बच सकते हो, तो इसलिए एस्टिमेट की क्वांटिटी पहले ही कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत एक फायदेमंद टॉपिक है। इसके अलावा, इट इज यूज्ड फॉर framing the tender for the works and to check contractors work during and after its execution for the purpose of making payments to the contractor। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्टर नाम सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, है ना। टेंडर क्या होता है, टेंडर बेसिकली आपने सुना होगा, टेंडर आपका क्या होता है कि ना, कोई भी अगर गवर्नमेंट या बड़ी कंपनियां कुछ काम को जो है ना वो दूसरी पार्टीज को देना चाहती हैं और वो अपने तरीके से, अपने स्पेसिफिकेशन से, अपने रूल रेगुलेशन से कराना चाहती है, तो वो पूरा उसमें इन्वॉल्व
कर देगी। तो इसमें क्या होता है कि आपका टेंडर या आपका जो भी वर्क होता है उसको है ना एक इनविटेशन या इनविटेशन के अकॉर्डिंगली अखबार में या ऑनलाइन ई टेंडर्स ये निकाले जाते हैं। सो बेसिकली वो टेंडर सिर्फ खाली लेटर की तरह नहीं लिखा रहता, उसमें पूरा बकायदा एक एस्टिमेट रहता है उस स्ट्रक्चर का, ताकि सामने वाली पार्टी को पता रहे कि इस कंपनी ने या इस गवर्नमेंट कंपनी ने जो स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए दे रहे हो तो उसमें कितना पैसा खर्च हो सकता है। अब जो जो इंटरेस्टेड रहेगी कंपनियां वो सीधा सीधा उस टेंडर को डालेगी और जिसका सबसे अच्छा रहेगा टेंडर वो सिलेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली एस्टिमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टेंडर आल्सो। ओके, इसके बाद फ्रॉम क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क कैलकुलेटेड इन डिटेल एस्टिमेशन। बेसिकली जब आप क्वांटिटी आप फाइंड करते हो तो हमें भैया रिसोर्स की बहुत जरूरत होती है। मान लीजिए देखिए हम भी एक नॉर्मल परिवार से ही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कि ना अगर हमें जैसे कोई सोच लो कि हमें कार लेनी है ना, तो कार लेने के लिए हम एकदम जाओ पैसा निकालो कार ले लिया, ऐसे नहीं करते ना। बेसिकली हम 5-6 महीने 7 महीने पूरा एक माइंड में सेट करते हैं, फिर रिसोर्सेज देखते हैं अपने कि आउटगोइंग्स कितनी हमारी, ग्रॉस इनकम कितनी हमारी है ना, और उसमें खर्चा हमारा कितना निकल रहा है, क्या हम गाड़ी ले पाएंगे है ना। तो ये रिसोर्सेज हम चेक करते हैं ना। लाइक इसी तरीके से कोई भी काम करने से पहले आप उसको जब एस्टिमेट बनाते हो तो फिर उसकी क्वांटिटी चेक करते हो। बेसिकली जब आप क्वांटिटी चेक कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मुझे कहां से ये रिसोर्सेज लेने हैं। स्टील मेरा इतना है मैं वहां से ले सकता हूं, सीमेंट मेरा इतना है मैं इधर से कर सकता हूं है ना, ब्रिक्स मेरे पे खुद पे काफी हैं तो मैं वो ही यूज कर सकता हूं। सो बेसिकली एक रिसोर्स या सोर्स ऑफ मटेरियल्स का आप आइडिया लगा सकते हो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ एस्टिमेट। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने एस्टिमेट तो बोल दिया कि एस्टिमेट ये एस्टिमेट वो, बट उसको हम बनाएंगे कैसे है ना। देखो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या क्या डाटा चाहिए होता है। सबसे पहला आपके सामने ही है ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सिविल इंजीनियर। अगर किसी सिविल इंजीनियर को ड्राइंग पढ़नी नहीं आती है तो वो सिविल इंजीनियर है ही नहीं, है ना। सो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ड्राइंग बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्टिमेट बनाने के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन, ये कुछ नया वर्ड सा लग रहा होगा आपको, ध्यान से सुनिए। स्पेसिफिकेशन को आप हिंदी में बोल सकते हो विशिष्टियां, है ना। अब स्पेसिफिकेशन होता क्या है ये भी समझ लीजिए ध्यान से। देखिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनाते हैं तो उसमें हर चीज की डिटेलिंग हमें देनी होती है ना। मान लीजिए कि हमारे में अगर ईंट लग रही है तो कौन सी कंपनी की लगेगी, हमारे में अगर ये पेंट हो रहा है तो कौन सी कंपनी का लगेगा, हमारे में अगर कंक्रीट डल रही है तो क्या ग्रेड की कंक्रीट रहेगी, हमारे में कॉलम है बीम है तो उसके क्या स्टील्स रहेगा, क्या उसमें आपके ड्राइंग्स रहेंगी। सो बेसिकली स्पेसिफिकेशन आपका एक ऐसी चीज है जिसमें आपको उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली सारा डाटा दिया होता है ना। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एस्टिमेट। ओके, तो ये आपका स्पेसिफिकेशन दो तरह की होती है। एक तो आपको पता ही चलेगा जनरल स्पेसिफिकेशन, एक होता है डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो जनरल स्पेसिफिकेशन में आप डीपली नहीं फाइंड करते कि ये है, मेन जो पॉइंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के वो ही बताते हैं। पर डिटेल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका पंखा भी है तो कौन सी कंपनी का है, स्विच बोर्ड है तो कौन सी कंपनी का है। देखो बीम, स्लैब, कॉलम, फर्श, पेंट और प्लास्टर, ये सारी चीज तो देखिए आपके जनरल में आने हैं। पर इससे डीपली फर्नीचर लग रहा है तो कौन सी कंपनी का लग रहा है, कौन सी लकड़ी का है, बेसिकली पर्दे लग रहे हैं, कर्टन्स लग रहे हैं, किसका, ये एलईडी हमें लगाना है इस रूम में तो कौन सी कंपनी का है। तो बेसिकली डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको देना ही पड़ेगा। तो दो तरह के स्पेसिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपको मैंने बताया जनरल स्पेसिफिकेशन और एक हो गया आपका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, है ना। तो अब आगे चलते हैं, रेट्स। देखिए आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेट। अगर आपको रेट ही नहीं पता होगा तो क्या आप एस्टिमेट बना लोगे, नहीं। बेसिकली रेट पता होना चाहिए, चाहे वो मार्केट रेट हो, चाहे वो स्केड्यूल ऑफ रेट्स हो पीडब्ल्यूडी से जो हमें मिलते हैं, है ना, या फिर सीपीडब्ल्यूडी से भी हमें मिलते हैं, सेंट्रल जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हमारा होता है वहां से भी हम यूज करते हैं। बेसिकली हम जो है हर जिले का अलग एसओआर होता है और वो आपका जो है वहीं का नगर निगम ही बनाता है बेसिकली पीडब्ल्यूडी। और अगर आपको पीडब्ल्यूडी के रेट्स नहीं लगाने होते तो उसमें कौन से रेट्स लगाने पड़ते हैं, सीपीडब्ल्यूडी के,
है ना। सो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयर एस्टिमेट में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला ड्राइंग्स, सेकंड वन स्पेसिफिकेशन और थर्ड वन रेट्स। देखिए जब ये सारी चीज आपको पता चलेगी तब जाके आप जो है एक प्रॉपर एस्टिमेट बना सकते हैं। पर कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमें लमसम लेना पड़ता है। अब हमें यह जरा समझ लेते हैं कि लमसम होता क्या है, ध्यान से सुनिए। While preparing an estimate, it is not possible to work out in detail. Okay? In case of pretty items other than civil engineering, such items are called lump sum items or simply lump sum items. Basically, कुछ items ऐसे होते हैं जो हमारे कैलकुलेटेड में नहीं आते हैं या क्वांटिटी फाइंड करने में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, उसका कुछ आइडिया हम मार्केट रेट के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, लमसम आइटम। कि हाँ हमने ये ले लिया है एक स्विच बोर्ड, ये हमें 500 रुपए का पड़ेगा। अब इसको स्विच बोर्ड का लंबाई कितनी है, चौड़ाई, ये तो नहीं करने के हम, है ना। तो वो अलग काफी हेक्टिक हो जाएगा और वो चीज निकलेगी भी नहीं। तो बेसिकली हमें लमसम मानना ही पड़ता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि एस्टिमेट क्या होता है। कुछ पॉइंट्स और हम आगे पढ़ लेते हैं। फैक्टर बी कंसीडर्ड फॉर एस्टिमेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें एस्टिमेट में लेने चाहिए। बेसिकली पहला, ईच टाइप ऑफ वर्क रिक्वायर्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मे बी ऑफ एन ऑर्डिनरी हाउस और ऑफिस एंड इट मे आल्सो बी ऑफ ए डैम, टनल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कई सारी चीजों में होता है बेसिकली। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्क हो रहा है कैसी कंडीशन में हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है। तो ये फैक्टर्स बड़े इफेक्टेड होते हैं, है ना। दूसरा, क्वालिटी ऑफ लेबर एंड लेबर आउटपुट वेरीज इन डिफरेंट लोकेलिटीज। देखिए अगर लेबर, देखिए लेबर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन होते हैं जितने भी, ये लेबर के बिना नहीं कर सकते और लेबर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। सो इसलिए आपके कई सारे लेबर कानून भी बने हुए हैं ताकि लेबर पे कोई अत्याचार ना हो। सो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी ऑफ लेबर क्या है। हेड मैसन की जगह आपने बेलदारी लगा दिया, बेलदारी की जगह आपने मजदूरी लगा दिया। तो जो काम हेड मैसन करना चाह रहा था आप मजदूर से करा रहे हो, तो क्वालिटी तो अपने आप ही खराब हो जाएगी, है ना। तो जो काम जिसका है उसको अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा वेदर कंडीशन ग्रेट अफेक्ट द आउटपुट एंड हेंस द ओवरऑल कॉस्ट। नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी वेदर कंडीशन सही नहीं है और वहां पे थोड़ा सा खतरा है किसी भी काम को करने के लिए, है ना, सो वहां पे अपने आप ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो वो भी आपका इफेक्ट डालेगा किस पे, एस्टिमेट पे, है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा ग्राउंड, ये चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। क्या है, ग्राउंड कंडीशन। ग्राउंड कंडीशंस vary and change the method of the construction. For example, excavation may be dry, wet, hard, soft or shallow or deep, require different efforts. Basically अगर आपने देखे, मान लीजिए ग्राउंड कंडीशन काफी हार्ड है, मान लीजिए कि हमें एक्सकवेशन करना है फाउंडेशन के लिए और वहां पे हमने लेबरों को बोल दिया है एक जगह मिट्टी काफी गीली है और अच्छी है, तो वहां पे तो आराम से खुदाई हो जाएगी, एक्सकवेशन हो जाएगा। बट दूसरी तरफ आप देखोगे कंडीशन क्या है, ड्राई है, वेट है, हार्ड है और आपका सॉफ्ट, सैलो है, डीप है ना। तो इसके रेट्स में फर्क आ जाएगा। जहां पे आपको ड्राई कंडीशन में जितना भी आप उसमें छेनी हथौड़ा मारोगे उसमें कोई खुदाई नहीं होगी और वहां पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी ही होना है। सो बेसिकली उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को और उसके रेट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ऐसी अगर 1 मीटर तक आप खुदाई कर रहे हो तो उसमें कोई रेट में चेंज नहीं आएगा। जैसे आपने 1 मीटर गहरा पहुंच गए, 1.5 मीटर से नीचे पहुंच गए, तो उसमें भी ये रहता है मजदूरों के अकॉर्डिंग। मजदूर क्या, सबके लिए नॉर्मल सी चीज है कि हम पे मिट्टी आके गिर भी सकती है ना। सो बेसिकली उसमें रेट चेंज आते, तो खतरा है काम करने के लिए, तो वो इसके लिए एक्स्ट्रा रुपीज मांगते हैं, तो आपका एस्टिमेट अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स ऑफ गुड क्वालिटी। देखिए मान लीजिए कुछ काम आपका पहाड़ों पे हो रहा है, कुछ काम आपका मैदानी क्षेत्रों पे हो रहा है, कुछ काम आपका हिली एरियाज पे हो रहा है और कुछ आपका फ्लैट सरफेसेस पे हो रहा है। तो जब हिली एरियाज से मटेरियल फ्लैट एरिया से हिली एरियाज पे जाता है तो एक तो देखो पेट्रोल का खर्चा अलग बढ़ेगा, टोल टैक्स का अलग बढ़ेगा
और उसमें भी हमें ये कंफर्म नहीं है कि मेटेरियल सही सलामत वहां तक पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हिली एरियाज पे जितने भी रेट्स होंगे मेटेरियल्स के वो अपने आप ही काफी हाई हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी आल्सो अफेक्ट्स द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप देखिए कुछ चीजों को एडवांस तरीके से काम करना चाह रहे हो, तो कुछ अच्छी मशीनें लाना चाह रहे हो, तो उन मशीनों का रख रखाव खर्चा और उसको चलाने के लिए एक स्पेशल मजदूर या लेबर चाहिए ही चाहिए होगा, तो वो भी आपका फैक्टर अफेक्ट करेगा, है ना। इसके बाद 7वां पॉइंट, एक्सेस टू द साइट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द एक्सेस इज पुअर, टेम्पररी रोड्स मे बी कंस्ट्रक्टेड, है ना। अगर आपका देखिए जो भी कोई आपका वर्क चल रहा है, एक खुले माइंड से समझिए कि जो भी काम आपका चल रहा है, अब उस काम पे क्या है कि ना आप उस काम पर आप ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं या कठिनाइयां आ रही हैं, तो उसके जो जो फैक्टर्स आपको वहां पे इंक्लूड करोगे, वो जो रेट्स को, जो एस्टिमेट को चेंज करने में उसकी हेल्प करेगा एक तरह से। सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं जो हर एक एस्टिमेट को चेंज कर देते हैं, है ना। हर जगह एक सा एस्टिमेट नहीं होता है बेसिकली। अब आप यहां देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, है ना। आपको नाम से ही पता चल रहा है, पहला क्या है रफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा क्या है डिटेल्ड एस्टिमेट। नाम से ही पता चल रहा है, रफ एस्टिमेट मतलब हमें सिर्फ रफ आइडिया लगाना। रफ आइडिया इन द सेंस कि जैसे किसी भी विलेज की हमें कार्य योजना बनानी है ना, तो उसमें हमने रफ एस्टिमेट लगा के वो कार्य योजना बना के हमने सरकार को सौंप दी, जिससे हमारा जो भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स वो पैसा गांव के प्रधान या सचिव को आ जाए। इसी तरीके से डिटेल एस्टिमेट बिल्कुल अलग है, नाम से ही आपका डिफर है, जहां पे आप एक एक पॉइंट का हिसाब रखते हैं, एक एक चीज का हिसाब रखते हैं, वो आपका डिटेल एस्टिमेट होता है। सो बेसिकली ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। अब आपका देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये टॉपिक हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई काम होता है, जब भी कोई हम वर्क स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसे ही स्टार्ट नहीं करते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। अगर हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग वर्क नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें लेबर की वेस्टेज, मनी की वेस्टेज, मशीन की वेस्टेज, ये सारी वेस्टेज हमारी होनी है, वो काम कभी भी आपका पूरा नहीं हो सकता। सो आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमेशा ध्यान रखिएगा सिविल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट, है ना। तो आपको काफी एक यूनिक आइडिया देती है ना। सो आप रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू।